नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में ओबीसी वर्गों के आरक्षण की। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस आधार पर कहा कि ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए, बंद कर दीजिए ओबीसी आरक्षण जब तक कि ट्रिपल टेस्टिंग का फार्मूला अपनाया न जाए। और उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह के स्टे कर दिया और क्यों स्टे कर दिया, ये समझेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि क्या आने वाले दिनों में ओबीसी आरक्षण खतरे में है। अगर ऐसा है, अगर न्यायालय के फैसलों से इस बात की आहट है कि अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण खतरे में है, तो उसमें राज्य क्या कर सकता है, उसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए था और हुआ क्यों नहीं, इन सभी बातों पर विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए स्टे दिया है वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसी चीज़ को लिंक करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले से। चलिए, ये 5 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अंग्रेजी में आदेश आता आप भी जानते हैं, तो मैं इसकी इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, ये मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप खुद पढ़ लीजिए। मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, वो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, आप ना बिना ओबीसी रिप्रेजेंटेशन के, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव मत करवाइए। आप बिना इसके चुनाव अगर करवाते हैं तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं ये उसका खिलाफ है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं बैकवर्ड क्लास के लिए, ये उसके अगेंस्ट है अगर आप बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाते हैं। तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो लोकल बॉडीज है ना, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि इसमें आप एक को ऊपर एक को नीचे रख देंगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। ये डेमोक्रेटाइजेशन के लिए है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है, उस क्लास का रिप्रेजेंटेशन जो आज तक अंडर रिप्रेजेंट रहा है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट किसी एक वर्ग को किसी दूसरे वर्ग पर प्राथमिकता नहीं दे सकता है। आपका ये फैसला गलत है, ये फैसला सही नहीं है। और इतना कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे कर दिया, रोक लगा दिया। और अब आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और राज्य सरकार के उस नोटिफिकेशन यानी कि ड्राफ्ट पर। देखिए, 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पंचायत चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। 217 सीट अनरिजर्व थी। जो सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया था उसमें 217 सीटें अनारक्षित थी, 107 सीटें सामान्य महिलाओं के लिए रिजर्व थी और 97 सीटों पर ओबीसी पुरुष, 49 पर ओबीसी महिला, 48 पर एससी और 26 पर एससी महिला। शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए थे क्योंकि राज्य सरकार को शायद ऐसा लगता हो कि राज्य में शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, इसलिए उनके लिए प्रावधान नहीं किए गए। अब हुआ क्या? हुआ यह कि वैभव पांडे नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरक्षण के फैसले को चुनौती दी, एक जनहित याचिका दाखिल की और उसके बाद कई और जनहित याचिकाएं दाखिल की गई। कुल 93 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची और फिर हाई कोर्ट ने तय किया कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाए और सभी याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाए। चलिए, और अब हाई कोर्ट में बहस के दौरान क्या क्या हुआ जरा उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जो वैभव पांडे था, जिस व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी, उनकी ओर से एडवोकेट आईपी मिश्रा और शरद पाठक खड़े होते हैं हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में, और तर्क देते हैं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट का हवाला देते हैं वैभव पांडे के वकील। कहते हैं कि के कृष्णमूर्ति केस 2010, विकास किशन राव गवली केस 2021 और सुरेश महाजन केस 2022, इन तीनों आदेशों के आलोक में याचिकाकर्ता ने कहा कि सर, ये जो ड्राफ्ट यूपी सरकार ने जारी किया है ये अवैध है, असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब देखिए, के कृष्णमूर्ति केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था, अब जरा उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) में वर्णित पिछड़ेपन के आधार को राजनीतिक पिछड़ेपन से अलग माना जाए। मतलब कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 15 और 16 में पिछड़ेपन की व्यवस्था की गई है ना, वो पॉलिटिकल आरक्षण देने में लागू नहीं होती है, वो अलग चीज है। तो उसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सर देखिए, राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन या जो ड्राफ्ट जारी किया है ना,
वो अपर्याप्त है, बिना आंकड़ों के, बिना सर्वे के जारी किए गए हैं, इसलिए आप इसको रोकिए। ठीक, अब आते हैं ट्रिपल टेस्टिंग पर। ये ट्रिपल टेस्टिंग क्या है? देखिए, ट्रिपल टेस्टिंग का आविष्कार 2021 में हुआ। मामला था विकास किशन राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों में आरक्षण देने के लिए कुछ अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए। इसे ही ट्रिपल टेस्टिंग कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछड़ेपन के आधार पर स्थानीय निकाय चुनावों में या स्थानीय चुनावों में आरक्षण देने से पहले समकालीन, कठोर और अनुभवजन्य, मतलब कंटेम्परेनियस, रिगोरस एंड इम्पार्शियल सर्वेक्षण कराना जरूरी है, और इसके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। मतलब एक समर्पित आयोग राज्य सरकार बनाए और वो आयोग टेस्टिंग करे, वो आयोग सर्वे करे, और फिर उस सर्वे के आधार पर राज्य सरकार ओबीसी के लिए निकाय चुनावों में या लोकल बॉडीज में सीटें रिजर्व कर सकती है। तो यही सब पॉइंट्स थे, यही 2-3 पॉइंट्स थे। इन्हीं पॉइंट्स पर वैभव पांडे के जो वकील थे और बाकी अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील थे, उन्होंने दलील दी कि माय लॉर्ड, ये जो यूपी सरकार कर रही है ये गलत है, ये संवैधानिक नहीं है, आप इसको रोक दीजिए। अब इस पर उत्तर प्रदेश शासन ने क्या पक्ष रखा, अब इसको जरा देखते हैं एक बार। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वीके शाही, अभिनव त्रिवेदी और अमिताभ राय पेश हुए। इन्होंने कहा कि सर देखिए, हमारी सरकार की मंशा है कि जो अंडर रिप्रेजेंट वर्ग है, जो संविधान में जिसके लिए आरक्षण का प्रावधान है, हम उसको आरक्षण देना चाहते हैं, और हमने जो भी प्रावधान किए हैं, हमने जो भी ड्राफ्ट जारी किया है, वो संविधान के अनुरूप हैं, संविधान के दिशा निर्देशों के हिसाब से हैं, उसमें कुछ भी अवैध नहीं है। ट्रिपल टेस्टिंग पर राज्य ने क्या कहा? देखिए, ट्रिपल टेस्टिंग पर राज्य ने कहा कि सर देखिए, हमने ट्रिपल टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था की है। तो पिछड़ों को चिन्हित करने के लिए 1994 में एक कानून बनाया था जिसका नाम है यूपी सर्विस एक्ट। उसमें 79 जातियों के नाम हैं और वही पिछड़े हैं। उसी के आधार पर अभी तक होता आया था, हम चुनाव करवाते रहे हैं। इसके बाद जब ट्रिपल टेस्टिंग के लिए आयोग की बात आएगी, आपने आयोग क्यों गठित नहीं किया? तो इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा, सर देखिए, 7 अप्रैल 2017 को हमने एक आयोग का गठन किया था, और वो आयोग सर्वे करता है, और उसी के आधार, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम चुनाव करवाते हैं और आरक्षण भी मिलता है। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि सर इस बार नहीं हुआ। तो इस पर राज्य सरकार ने कहा कि सर देखिए, 21 जून 2022 को हमने जिलेवार और वार्डवार ये गणना करवा ली है। राज्य सरकार ने कहा कि माय लॉर्ड, सिर्फ जिले नहीं, हमने तो हर वार्ड में जाके पता लगाया है कि कहाँ कितने ओबीसी रहते हैं। इसलिए जो ट्रिपल टेस्टिंग के विधान थे, जो ट्रिपल टेस्टिंग की गाइडलाइंस थी, उसका हमने पूर्ण रूप से पालन किया है और पूरी सत्यनिष्ठा से पालन किया है। अब देखिए, हाईकोर्ट में एक पक्ष और भी था, और वो पक्ष था राज्य चुनाव आयोग। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने इन सभी याचिकाओं का हाईकोर्ट में पुरजोर विरोध किया। चुनाव आयोग ने इन याचिकाओं को अल्ट्रा वायरस कहा और कहा कि सर देखिए, नागरिकों को जो PIL के अधिकार दिए गए हैं ना, ये उसका दुरुपयोग है, ये उसके राइट से बियॉन्ड है, मतलब ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, इसलिए इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दीजिए। चलिए, और अब आते हैं हाईकोर्ट के फाइनल टिप्पणी और जजमेंट पे। हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि आप ऐसा करिए, बिना रिजर्व सीट किए ही चुनाव करवा लीजिए। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्टिंग के लिए जो दलीलें दी हैं वो अपर्याप्त हैं। हमारी नज़र में 7 अप्रैल 2017 का ट्रिपल टेस्टिंग फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पूरा नहीं करता है, क्योंकि राज्य ने कहा कि वो सिर्फ वार्ड के हिसाब से ओबीसी की गणना करवा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है ये भी पता लगाना चाहिए। हाईकोर्ट ने माना कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन का मतलब राजनीतिक पिछड़ापन नहीं है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि के कृष्णमूर्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि नौकरी और उच्च शिक्षा में आरक्षण से व्यक्ति का विकास होता है और स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण से उस जाति वर्ग का विकास होता है। मतलब राजनीतिक आरक्षण से किसी वर्ग या जाति का तेजी से विकास होता है। यहाँ पर एक प्रश्न और छूट जाता है, उसको भी एड्रेस कर लेते हैं कि हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग की सीटों को जनरल कैटेगरी में क्यों डाला। देखिए, ऐसा करने के पीछे हाईकोर्ट के पास 2 बड़े फैसले थे सुप्रीम कोर्ट के, विकास किशन राव गवली 2021 और सुरेश महाजन बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022। इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि
जो ओबीसी के लिए रिजर्व सीटें हैं, राज्य उनको जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में डाल के चुनाव करवाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी फैसले को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश शासन से कि आप जो रिजर्व सीटें कर रहे हैं ओबीसी के लिए, इसको हटाइए, इसको मत रिजर्व कीजिए और जनरल कैटेगरी में उन सीटों को डाल के चुनाव करवा लीजिए। और वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगाने में बहुत टाइम नहीं लिया। कल सुनवाई हुई, यानी कि 4 तारीख को सुनवाई हुई और कुछ घंटे की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने माना कि हाँ यार, इसमें कुछ विसंगतियां हैं। हाईकोर्ट ने एक तरफा कार्रवाई की, हाईकोर्ट ने एक पक्ष को सुना है और दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए ये ऑर्डर तो रोकने लायक ही है, इसको रोका जाना ही चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि विदाउट रिजर्विंग सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स विल रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर आप बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाते हैं तो ये संविधान के विरुद्ध होगा। संविधान में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं, इसलिए उनके आरक्षण के बिना चुनाव नहीं हो सकता। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन मैं बात खत्म करूंगा और कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करूंगा। और लास्ट पॉइंट्स हैं ये कि इस तरह से किसी और राज्य में ना हो, किसी और राज्य का हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण पर इस तरह के फैसले ना दे। इसके लिए करना क्या चाहिए? देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों फैसलों को पलट दे, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को नल एंड वाइड घोषित कर दिया था। देखिए, ये तीनों फैसले कौन से हैं? के किशन राव मूर्ति, विकास गवली और सुरेश महाजन। इन्हीं तीनों फैसलों को आधार बनाकर ओबीसी आरक्षण को नल एंड वाइड किया गया था और केंद्र सरकार इन फैसलों को नल एंड वाइड कर दे, पार्लियामेंट के जरिए, पार्लियामेंट से विधान बना के इन फैसलों को खारिज कर दे।